आपके अल्फाज, आपके शब्दों की चुनाव दुरुस्त हो, क्योंकि फिजा में जहर बहुत है। सबसे ज्यादा ये कानून एनएसए आज चर्चे में है। मैं फिर कह रहा हूं, हर हिंदुस्तानी को, हर इंडियन को, हर भारतीय को एनएसए एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। आपको सुनकर यह हैरत होगी कि ये ऐसा कानून है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये ऐसा कानून है जिसमें एफआईआर नहीं होता है ना। हैरत करने वाली बात, ये बिल्कुल हैरत होने वाली बात है, क्योंकि जितने भी सीआरपीसी और आईपीसी हैं, सब में एक प्रोसीजर होता है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसमें विटनेस होता है, फिर एक कानूनी मदद मिलती है, आपका वकील होता है, आपके विपक्ष में भी वकील होता है, फिर कोर्ट होती है, फिर जजमेंट होता है, और जिसको जेल जानी होती है वो जेल जाता है, या फिर जमानत मिलती है। किसमें? बाकी सारे कानून में। उन सब कानून से ये कानून अलग है, और बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर देता है मुख्यमंत्री को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर, एब्सोल्यूट पावर देता है। अगर राज्य सरकार आपको चाहे तो 10 दिनों के लिए, 2 महीने के लिए जेल में डाल सकती है। मैंने बिल्कुल गलत बोला। राज्य सरकार चाहे तो आपको 12 महीने के लिए जेल में डाल सकती है, या इससे भी ज्यादा। आपको सुनकर बिल्कुल हैरत होगी और आप चौंक जाएंगे, क्या सच में कोई ऐसा भी कानून है कि 12 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त आपको जेल में डाल दे, और सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान ना ले? क्या सच में ये ऐसा कानून है? बिल्कुल ये ऐसा ही कानून है। अगर आप पर एनएसए लग गए तो ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस दायरे से बाहर हो जाते हैं। है ना बिल्कुल चौंकने वाली बात? ये बिल्कुल चौंकने वाली बात है। बिल्कुल हैरत तो तब आप करेंगे जब मैं ये कहूंगा कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर किसी पे लग गए तो उसे कानूनी मदद भी नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आप एनएसए एक्ट आप पे लग गए और आप जेल पहुंच गए। मैंने पहले कहा कि इसमें एफआईआर नहीं होता है, लेकिन एक्ट लगने के बाद, एनएसए एक्ट लगने के बाद से आप जेल चले गए, लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि आप पर आरोप क्या है, आपके खिलाफ एविडेंस क्या है, आप किस क्राइम में, किस जुर्म में आप जेल में हैं, ये आपको पता ही नहीं है। और आप चाहेंगे कि हमें पता करनी चाहिए कि हम जेल में क्यों हैं। आप पता करना चाहेंगे भी तो आप पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, ये अधिकार जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ये अधिकार जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त के पास होता है कि वो चाहे तो आपको जेल में डाल दे। किस बुनियाद पे? अगर आपकी एक्टिविटी देश हित में नहीं है, अगर लगता है कि आपने देश हित में कोई ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया है देश के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, अनवांटेड ऐसा प्रोटेस्ट करवा रहे हैं जो देश के खिलाफ है, तो पूरे के पूरे भीड़ तंत्र पर एनएसए स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। ये बिल्कुल दोनों के पास एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन अब ये आप ये हमसे कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं आप कहेंगे हमसे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जेल में रहूं और मुझे कानूनी मदद ना मिले, क्योंकि मैंने पहले ये कहा आपको कि आप जेल में होंगे, आपको कानूनी मदद नहीं मिलेगी। मैंने कहा आपको आरोप भी नहीं बताया जाएगा, आपके खिलाफ एविडेंस क्या है आपको ये भी नहीं बताया जाएगा अगर आप पे एनएसए लग गए तो। चलो मैं मान लिया कि मैं बकवास कर रहा हूं, चलो ठीक है। अब ये आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि हमें कानूनी मदद ना मिले। आप ये सोचेंगे, क्योंकि आप ये बात इसलिए कहेंगे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 22 आपको फंडामेंटल राइट देता है।
आप इसलिए कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता कि हमें कानूनी मदद ना मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 22 और सेक्शन 1 इस दायरे से बाहर है। इसीलिए तो कह रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इस आर्टिकल 22 और सेक्शन 1 इस दायरे में नहीं आते हैं। तभी तो मैंने पहले ही आपको कहा कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होता है, ये अधिकार उनके पास होता है। आपको कानूनी मदद भी नहीं मिलेगी, ना ही आपको आरोप बताया जाएगा कि आप पर आरोप क्या है और आपके खिलाफ एविडेंस क्या क्या हैं, ये भी नहीं बताया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताएगी, राज्य सरकार भी नहीं बताएगी। है ना कितना जटिल कानून। आजकल सबसे ज्यादा बात एनएसए की हो रही है। मैं कह रहा हूं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यह है कि आपने सुना होगा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को 1 साल जेल में रहने पड़े थे और अभी डॉक्टर कफील खान जेल में है। क्यों? क्योंकि उन पे रासुका लगी है, एनएसए एक्ट लगा हुआ है। उसमें कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही है, कोर्ट हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती है, ना ही उनको कोई कानूनी मदद पहुंचाई जा सकती है। किसको? डॉक्टर कफील खान को कोई कानूनी मदद भी नहीं मिलेगी, ना ही वो 1 साल के भीतर उनको जमानत मिल सकता है। आप जमानत याचिका कहां देंगे जब इसमें एफआईआर ही नहीं होता है? इसमें तो एफआईआर ही नहीं है, तो फिर जमानत याचिका आप कहां पर देंगे? तो आप बताओ, जब एफआईआर नहीं है तो फिर आप कहां कोर्ट में जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे? है ना, बहुत ही जटिल कानून है। दूसरी बात ये है, मैंने आपको कही अभी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 सेक्शन 1 इससे बाहर है। इससे बाहर सीआरपीसी 50 भी इससे बाहर है, जो यह हक देता है कि खुद के लिए आप वकील, अपील और दलील, वकील खड़ा करो, आप दलील दो, आप कोर्ट में अपील करो। सीआरपीसी 50 भी इससे बाहर हो जाता है। जब ये एक्ट, मैंने ये कहा, जब ये एक्ट एक बार आप पे लग जाए तो सीआरपीसी 50 और कॉन्स्टिट्यूशन का 22 सेक्शन 1 भी बाहर हो जाते हैं। अब चलो एक बात और ले लेते हैं। चलो, मैंने ये कहा, अब तक मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट भी बाहर है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 22 भी बाहर है और सीआरपीसी 50 भी बाहर है, जो आपको फंडामेंटल राइट देता है, और सीआरपीसी 50 वकील, अपील और दलील देने का हक देता है, ये भी बाहर है। अब आप जेल में हैं, अब सोचेंगे कि मैं पता कैसे करूं कि मेरे पे आरोप क्या क्या हैं और एविडेंस क्या है। तो आपको नजर पड़ेगी सूचना एक्ट पे, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं बात कर रहा हूं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो सूचना देने का अधिकार, यानी कि आप पता कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से आप अप्लाई करें और ये पता करें कि आप पे आरोप क्या है, आपके खिलाफ एविडेंस क्या है, यानी कि पूरी केस की जो कैफियत है आरटीआई एक्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, आपको सुनकर यह हैरत होगी कि आरटीआई भी, जब एनएसए आप पे लग जाता है तो आरटीआई भी इस दायरे से बाहर हो जाता है। आरटीआई एक्ट भी इतना पावरफुल नहीं रहता है, बिल्कुल यहाँ पे आकर वो भी डिसेबल हो जाता है और वो भी यहाँ पे काम नहीं करता है। आप आरटीआई डालेंगे और आपको कोई सूचना मिलेगा ही नहीं। जितने भी कानून, जितने भी केस हैं, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि उनके सारे लेखा जोखा जो केस का होता है, जो केस नंबर होते हैं, आपने अभी तक कितने क्राइम किए हैं, क्या क्या केसेस हैं आप पे, ये सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे जाके ये सब कुछ, ये ब्यौरा मिल जाती है वहाँ से। बट ये एनएसए लगने के बाद से ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी ये रजिस्टर्ड नहीं कराई जाती है। जब आप पे एनएसए लग जाते हैं तो कोई कानूनी मदद नहीं मिलती है, आपको 12 महीने तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें आप 12 महीने आप जेल में तो आप रहेंगे ही, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक भी एविडेंस आपके खिलाफ है, चलो मान लिया अब तक कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, आपने कोई क्राइम नहीं करी, फिर भी आप पे एनएसए लगे और आप जेल पहुंच गए,
यानी कि आप 12 महीने जेल में हैं। अगर आपके खिलाफ एविडेंस है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो मैं आपको बता दूं कि ये 12 महीने 12 साल भी हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा।